हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में आपका। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में रिसर्च करने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए आपसे। तो दोस्तों, वीडियो में फोकस रहेगा हमारा, हम आपको फंड के बारे में बताएंगे। फंड का लेटेस्ट एनएवी आपको हम बताने वाले हैं। परफॉर्मेंस बताएंगे कि इस फंड का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। और एज एन इन्वेस्टर आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए, क्योंकि आपने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। और अगर नहीं भी किया है और अगर आप सोच भी रहे हैं तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे कि फंड में कौन से स्टॉक्स हैं, किस हिसाब से फंड का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो बताएंगे आपको। रिस्क के बारे में बताएंगे कि कहीं आप ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं इस फंड में इन्वेस्ट करके। और लास्ट में वर्डिक्ट कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, ये सब चीजें आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि ये एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो मार्च अप्रैल में देखेंगे या उसके बाद देखेंगे तो ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में चेंज भी हो गया होगा। अब ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि सेबी ने ऐसा कहा था पहले कि जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है उनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में 25% यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद सेबी ने नई कैटेगरी बना दी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मल्टी कैप की तरह। और जो मल्टी कैप कैटेगरी है उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में 25-25-25% करके वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो वो इस फंड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड जो है अब चेंज हो जाएगा। तो इन्वेस्टर ये चीज को नोट करे। लेकिन एक चीज यहां आपको ये भी बता दे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फंड जैसा पहले मल्टी कैप में काम कर रहा था फ्लेक्सी कैप में भी वैसा ही काम करेगा। एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि जो पुरानी मल्टी कैप की डेफिनेशन थी वो अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की डेफिनेशन हो गई है। फंड के बारे में बता दें दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड है। आज की तारीख में देखिए 32,440 करोड़ रुपए का ये एयूएम मैनेज करता है। मतलब इतने रुपए ये मैनेज कर रहा है, 32,000 करोड़ से ज्यादा का इसका टोटल आज ये फंड पैसे मैनेज कर रहा है। और जब इसका इंसेप्शन, जब इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2009, तो दोस्तों इसके 11 साल से ज्यादा हो गए हैं इसका समय। और इसका रिटर्न देखिए 13.51% से ज्यादा का रिटर्न है इसका। तो 13.5% का इसका रिटर्न है। निफ्टी 200 जो है इसका बेंचमार्क है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये यहाँ पर सर्कल भी कर देता हूं, क्योंकि हम जो कंपैरिजन परफॉर्मेंस का करेंगे वो बेंचमार्क के आधार पर हम करने वाले हैं दोस्तों। मिस्टर हर्षा उपाध्याय जो है इसके फंड मैनेजर है, बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम है। और इसके फंड मैनेजर अगस्त 2012 से हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है फंड को लेकर। अगली चीज है फंड के बारे में, जो एनएवी है 41.95 है। अगर आप रेगुलर प्लान, मतलब किसी की सहायता से, डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर की सहायता से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको जो कमीशन मिलता है, जनरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड ज्यादा सही रहेगा कहना, तो 41.95 है। और डायरेक्ट प्लान, यानी अगर आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, किसी की मदद नहीं लेते हैं, आजकल बहुत सारे अलग अलग एप्स भी आ गए हैं जिससे आप डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट इनकी वेबसाइट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 45.36, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा डिफरेंस है एनएवी में, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में चूंकि खर्चा कम होता है तो इसका जो एनएवी है वो भी ज्यादा होता है। अब दोस्तों ये है फंड के रिटर्न। देखिए 2009 से आप देखिए फंड का रिटर्न यहाँ पर देखिए लाल कलर में 13.51 है। और निफ्टी 200 जो है इसका बेंचमार्क, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसका है 11.27 सॉरी। तो फंड ने 2.24% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, जो बिल्कुल डे वन से जो इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टेड है, तो उनको एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पर मिला हुआ है। 10 साल की बात करें तो देखिए 12.63, 10.13 है। तो यहां पर भी देखिए 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न फंड ने दिया हुआ है। तो ये थे कुछ आपको जो लॉन्ग टर्म के आंकड़े, तो जहां पर फंड ने लगभग 2.5% का
फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अब आपको यहां पर लेकर आते हैं जो कि है शॉर्ट टर्म। देखिए शॉर्ट टर्म में आपको यहां पर देखिए 1 साल का रिटर्न है 12.21 और वही निफ्टी 200 का है 17.20। तो फंड यहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। देखिए फंड का रिटर्न है ऑलमोस्ट -5%, वो भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 3 साल में देखिए ये देखिए 7.90 है फंड का रिटर्न, 9.26 है निफ्टी का रिटर्न। तो शॉर्ट टर्म में फंड यहां पर कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और 5 इयर्स में आप देखिए फंड का रिटर्न ये देखिए 12.77, ये 12.88। तो फंड का रिटर्न और जो निफ्टी 200 है उसका रिटर्न ऑलमोस्ट समान है। मतलब जो समझ में आ रहा है कि ये फंड अच्छा खासा शुरू शुरू में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले 3 सालों से ये फंड कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के भी जो आंकड़े देखे तो उसके हिसाब से भी ये 6 महीना, 3 महीना, 1 महीने का भी अगर आंकड़े देखे तो उससे लग रहा है कि फंड कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है और अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप रिटर्न की बात करें, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा ही है, कोटक की जो वेबसाइट है वहीं से ही हमने डेटा लिया हुआ है 3 जनवरी का। तो अगर बिल्कुल लेटेस्ट बताएं तो फंड कहीं ना कहीं चूक जा रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड में हमको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, तो वो चीज भी आप जरूर एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखें। फंड का जो पोर्टफोलियो है 99.4% इन्वेस्टेड है। मतलब फंड मैनेजर साहब ने जो भी पैसा आज 32,400 करोड़ के आसपास है, पूरा पैसा लगभग पूरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। 52 स्टॉक है आज स्टॉक में, और जो टॉप 10 स्टॉक है वो 50% है पोर्टफोलियो का। ये 10 स्टॉक जो है आपको हम थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं। और फंड मैनेजर साहब ने फाइनेंशियल्स और एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा दांव खेला हुआ है। मतलब ये जो है ओवरवेट सेक्टर है, ओवरवेट तो नहीं कह सकते, इस पूरा जो जो फंड का जो कंस्ट्रक्ट है उसके हिसाब से ये दोनों जो सेक्टर है वहां पर सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब ये है टॉप के 10 स्टॉक। सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्री, लगभग या 8% से ज्यादा का यहाँ पर एसेट है। फिर है HDFC बैंक 6.35। ये मैंने इसीलिए ऐसा कलर किया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बेचा है, इसीलिए पोर्टफोलियो से निकाला नहीं है, थोड़ा सा बेचा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ICICI बैंक 3 नंबर पर 6.35%, इन्फोसिक्स 6.27, फिर है TCS टाटा कंपनी है 5.58%, फिर है अल्ट्राटेक सीमेंट 4.48% सीमेंट कंपनी। एक्सिस बैंक एक और बैंक आई 3.63, यहाँ भी थोड़ा सा बिकवाली की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG में बहुत बड़ा नाम है 3.43%। लार्सन एंड टूब्रो 3.36%, यहाँ भी थोड़ी सी बिकवाली की है। फिर है SRF जिस 3.01%। तो ये नवंबर तक के अपडेटेड डेटा है दोस्तों। अभी हमने आपको रिटर्न बताया, पोर्टफोलियो बताया, लेकिन अब आपको रिस्क बताते हैं कि रिस्क क्या इस फंड में आप ज्यादा ले रहे हैं कम। तो दोस्तों ये जो शार्पे रेशियो है वो हमेशा ध्यान रखिए, जो हम कंपेयर करेंगे फंड को तो ये ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए इंडेक्स का है 0.22, कैटेगरी का है 0.09 और फंड का है 0.20। तो कैटेगरी से तो अच्छा ही है लेकिन इंडेक्स से थोड़ा कम है, तो एवरेज हम कह सकते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम होना चाहिए। तो ये देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, इंडेक्स में 22.83 है, कैटेगरी है मैं 22 ही कह दूं तो ज्यादा सही रहेगा 22 के आसपास, और ये है 21.65। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि ये कम है, लेकिन फिर भी बहुत कम नहीं है क्योंकि 21.65 और 22 पास में ही है। हाँ इंडेक्स से कंपैरिजन में थोड़ा कम है। अगली चीज है अपसाइड कैप्चर रेशियो, मतलब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो फंड 92 पॉइंट ऊपर जाता है, कैटेगरी 90 पॉइंट ऊपर जाती है, जो ठीक ठाक हम कह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाती है, डाउनवर्ड कैप्चर, तो ये भी 90 पॉइंट नीचे जाता है। 100 पॉइंट में 90 पॉइंट मतलब इतना नीचे नहीं जाता है, जो कि आप इस चीज को आप एज ए पॉजिटिव मान सकते हैं। बट ओवरऑल हम देख सकते हैं जब हम रिस्क की जब बात कर रहे हैं तो ये एक एवरेज परफॉर्मेंस है दोस्तों। लास्ट में वर्डिक्ट देखिए,
सबसे बड़ा एक जो रिलीफ है जो इन्वेस्टर को समझना चाहिए वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का इसका हो जाना। अगर मल्टी कैप कैटेगरी होता या फिर सेबी कोई रिलीफ नहीं देती तो फंड को मजबूरी में बहुत सारी बिकवाली करनी पड़ती, और मजबूरी में बिकवाली मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स की करनी पड़ती, और उनको मजबूरी में खरीदना पड़ता जो मिड कैप के या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक है, जो कि अब नहीं होगा। अब ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हो चुका है, तो जैसा पहले चल रहा था वैसा ही अभी भी चलेगा। तो ये एक रिलीफ आप बोल सकते हैं। डाटा ने ये बताया है कि लॉन्ग टर्म में फंड ने रिटर्न अच्छा दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं फंड पीछे हो रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस यहां पर ये आता है, एक तो कोटक म्यूचुअल फंड हाउस है जिसका मार्केट में रिस्पेक्ट है, पहली चीज वो, और दूसरा मिस्टर उपाध्याय का भी मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत पुराने फंड मैनेजर है। तो ये दो चीज फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन जो इन्वेस्टर हुए उनको फिर से 4 महीने या 6 महीने के बाद फिर से रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा गिर रहा है जो हम देख पा रहे हैं। 3 साल का रिटर्न देखा, 1 साल का रिटर्न देखा और पिछले 6 महीने का भी रिटर्न देखा, तो फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो एटलीस्ट ये उम्मीद होती है कि जो बेंचमार्क है उसको बीट किया जाए, नहीं तो क्यों ना कोई इंडेक्स फंड में ही पैसा लगा दे जब बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल इसको एक इन्वेस्टर को जरूर देखना चाहिए अगले 3 महीने 6 महीने में कैसा परफॉर्मेंस होता है दोस्तों, और परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। फंड ने रिस्क को भी ठीक ठाक मैनेज किया हुआ है फंड मैनेजर के बारे में जैसे हमने आपको बताया, और ये सब तो बाहर की चीजें हुई। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका रिस्क और आपका एसेट एलोकेशन। हर बार की तरह जो मैं आपको यहाँ पर भी फिर से मैं बता दूं कि अगर आप रिटायरमेंट के करीब है या आपकी एज 50 से ऊपर है तो फिर आप किसी फंड मैनेजर की सलाह जरूर लीजिए इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि ये फंड जो है लार्ज कैप में तो है ही, थोड़े मिड कैप स्मॉल कैप में भी ये इन्वेस्ट करेगा। तो रिस्क यहाँ बढ़ जाएगी अगर आप लार्ज कैप से कंपेरिजन करें, और अगर आप बैलेंस फंड से कंपेयर करें तो और ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगी, डेट से कंपेयर करें तो और ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगी। तो आपको रिस्क समझना है। तो आपको अपना अगर आप कम एज के हैं, समझ लीजिए 30-35 साल, और आपका होराइजन बड़ा है, तो फिर इन सब फंड्स में आप देख सकते हैं विथ प्रोफेशनल एडवाइस, तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप कम एज में एक आप रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं, आपके पास इनकम करने के लिए समय भी है, और आपका जो होराइजन है वो एक थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज देता है। तो वो सब चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग की तरह आप नहीं लीजिए। बहुत कमेंट्स आते हैं तो ये फिर गलत हो जाता है। अगर आप एज ए ट्रेडिंग लेंगे कि 2 महीने 4 महीने के बाद आप बेच दे, तो फिर पूरे म्यूचुअल फंड में जो वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म के बारे में वो फिर ऑब्जेक्टिव वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही आप यहाँ पर सोचें और इन्वेस्ट करें, और जरूर किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए ताकि आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो पाए। रिटर्न तो आ ही जाएगा दोस्तों अगर आप अपना रिस्क जो है वो ठीक से मैनेज करेंगे। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से। अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए। आपको कुछ वैल्यू मिली हो दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।